आज मैं आपके बीच में एक ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बिना हमारा मेंटेनेंस अधूरा है। चलो फिर समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और केस का नाम क्या है। केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि 2020 में आया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई थी और इसको हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन नेशनल जुडिशियल एकेडमी, स्टेट जुडिशियल एकेडमी में भी इसको पढ़ाया जाना मैंडेटरी है। अब समझते हैं कि आखिरकार इस जजमेंट में ऐसा क्या हो गया था कि इतना इम्पोर्टेंट है ये। इसको समझने से पहले हमें रजनीश और नेहा के पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। अब नेहा और रजनीश की शादी हुई थी 2011 में। शादी के 2 साल बाद इनका एक बच्चा भी होता है, लेकिन 2 महीने के बाद ही ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से नेहा अपना घर छोड़ करके चली जाती है। नेहा जब अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ करके अपने मम्मी पापा के घर जाती हैं रहने के लिए, तो वहां पे उनको एडवाइस किया जाता है कि आपको अपने पति से मेंटेनेंस लेना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब मेंटेनेंस की बात आती है तो वो कहाँ जाएगी, फैमिली कोर्ट जाएंगी। फैमिली कोर्ट जब वो जाती हैं तो उनके एडवोकेट के द्वारा उनको बोला जाता है कि मेंटेनेंस के लिए अलग अलग लॉ हैं, जैसे कि हम समझ लें हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फिर हमारे पास सीआरपीसी है, फिर डीवी एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट है। इन सब के अंदर हमें मेंटेनेंस मिल सकता है। एडवोकेट के द्वारा जब एडवाइस दिया जाता है तो नेहा के द्वारा ये बोला जाता है कि सभी में हम ट्राई कर सकते हैं और ऐसा ही उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा नेहा के फेवर में फैसला आता है और रजनीश को बोला जाता है कि आप नेहा को 15,000 पर मंथ और अपने बच्चे के लिए 5,000 पर मंथ मेंटेनेंस देंगे। लेकिन रजनीश के द्वारा ये बोला जाता है कि मैं इस महिला को एक भी रुपए नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ। और यही ग्राउंड लेकर के रजनीश पहुंच जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पे इस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि मैं नेहा को एक भी रुपए मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब हाई कोर्ट भी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से सहमत होती है, लेकिन रजनीश यही नहीं रुकते हैं, वो पहुंच जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब ये फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस केस को जब देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये जो अलग अलग लॉ हैं इसके द्वारा जुरिस्डिक्शन में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है और यहीं से आता है रजनीश और नेहा का लैंडमार्क जजमेंट और यहीं से आते हैं इसके बहुत सारे प्रिंसिपल। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं रजनीश वर्सेस नेहा की, तो बस वहां पे एक ही बात बोला जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटी के लिए एफिडेविट देना है। लेकिन एफिडेविट से कहीं ज्यादा है रजनीश और नेहा का केस। एफिडेविट की बात तो इस जजमेंट के पैरा 72 में की गई है, जहां पे ये बोला गया है कि दोनों पार्टी को अपने एसेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट देना पड़ेगा और आप अगर इसमें गलत सलत बातें बोलते हैं या फिर झूठ बोल के एफिडेविट देते हैं तो इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है और वो फॉर्जरी में काउंट होगा। लेकिन अब इसके जो इस जजमेंट से मेन 5 प्रिंसिपल निकल के आए उसको हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आया था ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन की, जो कि जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब मेंटेनेंस की बात आती है तो हमारे पास कई सारे लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 मेंटेनेंस की बात करता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात की गई है। इसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात की गई है, जो कि अभी बीएनएस के सेक्शन 144 से चेंज हो चुका है। इसके बाद डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात की गई है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात की गई है। अब इस चीज को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो उसे समझ में आया कि यहाँ पे तो ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन हो रहा है। मतलब कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि किस में मेंटेनेंस दे, किस में ना दे, और अगर सारे में मेंटेनेंस दे रहे हैं तो फिर सामने वाले को कितना मेंटेनेंस दे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इन सबको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि हम किसी भी व्यक्ति को अलग अलग लॉ में मेंटेनेंस के लिए केस करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर कर सकते हैं कि अगर दूसरा कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर चुका है तो आपको अपने जहाँ पे मेंटेनेंस ले रहे हो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके वहाँ भी केसेस पेंडिंग है या फिर वहाँ से आपको मेंटेनेंस मिल चुका है। ये था हमारा पहला गाइडलाइंस। और हमारा जो दूसरा गाइडलाइंस है वो जुड़ा हुआ है एंट्रीम मेंटेनेंस से। अब हम एंट्रीम मेंटेनेंस की भी बात करें तो वैसा ही है, लेकिन हम सबको पता ही है कि जब कोर्ट कचहरी की बात आती है तो हमें टाइम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में अगर मैटर चला जाता है तो वो सालों साल लग जाता है। अब ऐसे में
कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और उसको 4 साल बाद 10 साल बाद अगर मेंटेनेंस मिलता भी है तो फिर वो जो उसका पहले का 4 साल है वो कैसे अपना गुजर बसर करेगी, और उसके साथ एक बच्चा भी है। ऐसे में इन सबको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि एंट्रीम मेंटेनेंस देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एंट्रीम मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, तो यहीं से आता है रजनीश वर्सेस नेहा का जिसकी लोग बात करते हैं एफिडेविट की, जो कि पैरा 72 में दिया गया है कि अगर महिला मतलब जो एप्लीकेंट है वो एफिडेविट सबमिट करती है, उसके सबमिट करने के 4 हफ्ते के अंदर हस्बैंड को भी एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड एडजमेंट लेते हुए टाइम बढ़ाए, इस बीच सिर्फ 2 ही एडजमेंट ले सकता है। इन सबको देखते हुए ये भी बोला गया कि एंट्रीम मेंटेनेंस जो है 6 महीने के अंदर देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड रियलिटी है ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो लगता है। अब इस जजमेंट के बाद थोड़ा जल्दी मिलने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे तीसरी गाइडलाइंस जो लिखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो थी क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, मतलब महिला को आप कितना मेंटेनेंस देंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हस्बैंड की एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है। अब ऐसा नहीं है कि वो जितना कमा रहा है उसका मैक्सिमम परसेंटेज अपनी वाइफ को दे दे, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर और सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके मम्मी पापा की, घर की, बहन की। उन सब को देखने के बाद जितना कोर्ट को समझ में आता है उतना ही मेंटेनेंस वो उनकी पत्नी को ग्रांट करवाते हैं। फिर आता है हमारा चौथा प्रिंसिपल कि आखिरकार मेंटेनेंस ग्रांट कब से होगा। मतलब बेसिकली हम देखें कि मेंटेनेंस हमें कब से मिलेगा, जब से हमने एप्लीकेशन लगाई है, या फिर और जब से ऑर्डर पास हुआ है, या फिर जो रिस्पोंडेंट है उनको जब से सम्मन मिला है तब से। इन सब को देखते हुए अगर हम ये पहले जितने एक्ट देखे कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि हमें मेंटेनेंस कब से मिलना शुरू होगा, लेकिन सीआरपीसी सेक्शन 125 में ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन से या फिर ऑर्डर से, वहां पे क्लियर नहीं बोला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को क्लियर किया गया कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में 5वां प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया एग्जीक्यूशन, मतलब अगर मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा ग्रांट भी कर दिया गया तो आखिरकार उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। मतलब कि हस्बैंड अगर मेंटेनेंस देने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी। तो फिर सीपीसी का सेक्शन 41, 55, 56 और 60 देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये लिखा गया है कि उसके सैलरी को भी अटैच किया जाता है, या फिर उसके प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है हस्बैंड के, या फिर हस्बैंड को सिविल प्रिजन में भी डाला जा सकता है। हम यहाँ पे नेहा और रजनीश की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये 5 पहलू और हमें ध्यान देने पड़ेंगे। अगर आपको ये जजमेंट की कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मैं ऐसे सीरीज और लेके आऊं या फिर यहीं छोड़ दूं। थैंक यू।